अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मुआशी हालात पतले हैं, हमारी बरामदात गिर रही है, दरामदी मसाइल ताहाल अभी भी बरकरार हैं। हुकूमत एक दूसरे पर तनकीद करती चली जा रही है, हुकूमत सियासी जमातों को बल्कि कहूँगा तनकीद जारी है। हुकूमत अपोजिशन के ऊपर, जो कि अब अपोजिशन बन चुकी है, जो कि असम्बली से बाहर थी, असम्बली के अंदर आ रही है, वो जेल भरो तहरीक चलाने जा रहे हैं। कौन कहाँ खड़ा है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम ये देख रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कोई इनमें से चोर है या हम खुद चोर हैं। हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, आवाम की तर्जुमानी ना होने के बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क की मईशत का सबसे बुनियादी हिस्सा 64% बरामदात में हिस्सा रखने वाली टेक्सटाइल इस वक्त बहुत शदीद बहरान के अंदर है। तमाम सेक्टर्स ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म के नाम ख़त लिखे जा रहे हैं। एप्टमा ने लिखा, टप्पा इसके ऊपर मैदान में है, बूमा है, PHMA है, पीटीआ है, तमाम से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जा पाकिस्तान भर के चैम्बर हैं, तो मैदान के अंदर इसके ऊपर अपनी कोशिश किए हुए हैं, लेकिन सुन कोई नहीं रहा। शायद कानों को ढांपे हुए हैं। क्यों सुन नहीं रहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर क्या होगा? क्योंकि हुकूमत इस वक्त जेल भरो तहरीक देख रही है और वो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफिल देख रही है। इसको कामयाब कैसे करना है? आवाम दोनों को देख रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। एक्सपोर्टर सबको देख रहे हैं कि हम किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता तो नहीं हैं, लेकिन इस वक्त ये ऊँट किस करवट बैठेगा कि मुल्क के अंदर गुज़िश्ता 7 से 8 माह से जो एक कोशिश, जिसे गैर इस्तेकाम कहा जा रहा है, कि वो ख़त्म होगा या नहीं होगा, ये सवाल सब लिए मैदान के अंदर हैं। तो आज फिर प्रोग्राम बिज़नेस के ऊपर है। हमारे साथ अबूमा ने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड होलसेल एसोसिएशन है, उनका शुक्रिया कि उनके ऑफिस के अंदर, ये कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ अबूमा से, पायमा से और एंटरप्रेन्योरशिप और दीगर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद हैं। मैं अपने पैनल का इफ्ताह कर आपके साथ तारुफ करवा दूं, जो कि साबिक सेंट्रल चेयरमैन अबूमा रह चुके हैं, मारूफ एक्सपोर्टर भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुके हैं। और ख़ासतौर पे हमने इनको चैम्बर की और अबूमा की दोनों की नुमाइंदगी के लिए लिया है। इंजीनियर बिलाल जमील साहब मौजूद हैं, जो कि ख़ुद इस वक्त अगर बात करें तो साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं अबूमा के, और ये भी देखें तो लोकल मार्केट के अंदर और फैसलाबाद की मईशत के अंदर अपना तजर्बा रखते हैं। इनके साथ कैसर शमस गुच्छा मौजूद हैं, जो कि सेंट्रल चेयरमैन पायमा है, एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी, जिस सूतर मंडी के हिसाब से अमेरिका का रेट चलता था, लेकिन आज सूतर मंडी ख़ुद अपने रेट या अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान नज़र आती है। ये भी प्रोग्राम के अंदर है। साथ हमारे फारूक खान साहब हैं, कैप्टन रिटायर फारूक खान साहब, जो कि इस वक्त मौजूदा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन कह लें अबूमा हैं, और इससे पहले भी इस ओहदे पे बर्जमान रह चुके हैं। शैला शरीफ साहब मौजूदा एंटरप्रेन्योर हैं और ख़वातीन की नुमाइंदगी और ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करेंगी सब, जबकि उसके साथ हमारे साथ इस वक्त शहजाद हुसैन साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा रह चुके हैं और मेरा एक्सपोर्टर भी हैं, और ये मुख्तलिफ जगह पर रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। जबकि हमारे साथ अफजाल साहब भी मौजूद हैं, जो सेक्रेटरी अबूमा है। अबूमा के लोग हैं, ये दूसरी एसोसिएशन के साथ भी मुंसलिक हैं और चैम्बर के भी मेम्बरान हैं। तो हमने चैम्बर, अबूमा, पीटीआ, एप्टमा और जितनी भी PHMA कुछ दोस्त ज्वाइन कर लेंगे जैसे जैसे प्रोग्राम का तसलसल आगे बढ़ेगा, ताकि हम प्रोग्राम का मकसद है इनसे मसाइल देख सकें और फिर उसके मसाइल बताने वालों के पास कोई ना कोई हल भी मौजूद होता है। सबसे पहले आरिफ हसन मलिक साहब सबसे स्टार्ट में मौजूद हैं, इनसे आगाज़ करूँगा। और भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं मसाइल है क्या? पहले ये थे 1 2 3, अब वो उंगलियाँ ख़त्म हो रही हैं लेकिन मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, तो बस हंस के वक्त टाली जा रहे हैं, लेकिन अच्छा वक्त आ जाएगा? ये सवाल के साथ आगाज़ करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41 और न्यूज़ नाइट के, आपने इस कोर इशू पे जो कि आज की इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उनको फेस करने पड़ रहे हैं, तो आपने इस पे ये एक प्रोग्राम रखा जिसमें दीगर एसोसिएशंस की भी नुमाइंदगी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो बड़ी चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 15% जो है वो ड्रॉप कर चुकी हैं, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऐसा हुआ है। तो अगर ये जो फैक्टर्स जिनकी वजह से ये ड्रॉप हुई है, अगर ये फैक्टर्स कंट्रोल ना किए गए, तो मैं समझता हूँ कि मज़ीद इसमें ड्रॉप आएगा। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक कंसेशनरी टैरिफ के नाम पे एक ख़ास इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैरिफ दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि रीजनली कम्पिटिटिव टैरिफ जिसे हम कहते हैं, कि इंडिया में क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, वियतनाम में, कंबोडिया में, बांग्लादेश में या चाइना में, जो हमारे कंपटीशन में कंट्रीज़ हैं। तो उसी हिसाब से ये डिज़ाइन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने किया था और उसको मैनेज किया गया था 20 रुपये पर यूनिट। अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि इसको अगर ये गवर्नमेंट की बात समझ आ गई
تو میرا خیال ہے یہ 35-36 روپیز پر یونٹ ہو جائے گا، یعنی آلموسٹ آپ کا بل ڈبل ہو جائے گا. تو ہم چونکہ ایس ایم ای جو کم و بیش 16 سینٹ کے قریب پڑتا ہے. جی 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 اور اگر کچھ 16 سینٹ اس وقت کے ریٹ سے ہو جائے گا، ریجن میں کہیں نہیں ہے. تو جب ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں، پچھلے دنوں اس پہ بہت بڑی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، پی ایچ ایم اے نے جس کو ہوسٹ کیا، ہم بھی وہاں موجود تھے. اس میں ہم نے گورنمنٹ سے یہی کہا ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں اور ان سے بات کریں اور ان کے مطالبات کو سمجھیں تاکہ آپ کو وہ چیز ان کو مہیا کرنا آسان ہو. اچھا، اس میں یہ تھوڑا سا ٹچ دے دوں. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ فسکل سپیس اگر آپ نے لینی ہے تو پاکستان میں اس وقت تقریباً 50% شیڈو اکانومی ہے، جس کو ہم بلیک اکانومی کہتے ہیں یا انفارمل اکانومی کہتے ہیں. وہ اکانومی ہے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی کھاتے نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، کیش میں وہ لوگ لین دین کر رہے ہیں. تو یہ جو 50% سے زیادہ شیڈو اکانومی ہے، آپ ان لوگوں کو پکڑیں، آپ ان سے ٹیکسز لیں اور فسکل سپیس خود ہی بن جائے گی. اور سیکنڈلی، جو پاکستان میں اس وقت اگر آپ نے امپورٹس روکی ہیں، اگر آپ امپورٹس کرتے ہیں تو ایف بی آر کو ان کی ڈیوٹی جاتی ہے، اور جو کہ ایف بی آر کے لیے ایک اسٹرانگ اس کو کرتی ہے معاشی طور پہ، مالی طور پہ. لیکن اس وقت چونکہ امپورٹ بند ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے یا ایکسچینج ریٹ میکانزم خراب ہونے کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ بہت زیادہ اسمگلنگ ہے. آپ جانتے ہیں اس کو. تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ اسمگلنگ کو روکنا چاہیے، پراپر چینل امپورٹس ہونی چاہیے، اور لوگ جو ہیں ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہونے چاہیے. ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی 9% ہے. پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ اچھے ممالک ہیں 15 ٹو جی ڈی پر. میں عرض صاحب آپ کو واپس آؤں گا کہ آپ کے، اگر میں آپ بڑا شارٹلی ان کی بات کو تھوڑا سا کرکس نکالوں تو انکمپیٹنسی زیادہ نظر آئی کہ حالات موجود ہیں، مسلز موجود ہیں، انڈسٹری موجود ہے، کام کرنے والے موجود ہیں، اسپیس موجود ہے، لیکن شاید سمجھنے والے موجود نہیں ہیں. میں گلشن صاحب کی طرف بڑھوں گا. گلشن صاحب مائک ذرا لے لیں کہ آپ مائک آن بھی کر لیجیے گا، کہ آپ کیا اس وقت کہیں گے کہ یون مارکیٹ، امریکہ، پوری دنیا اس کو دیکھ کے ریٹ نکالتی تھی کہ آج فیصل آباد میں ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ریٹ چڑھے گا، کم ہے تو گرے گا. کیا ابھی بھی منڈی ویسے چل رہی ہے یا ان کی بات صحیح ہے کہ انکمپیٹنسی ہر جگہ ہے اور شاید نا تجربہ کاری اور غلط فیصلے اس وقت معیشت کو برے حالات میں لے کے گئے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مائک نزدیک کر لیں تھوڑا. چل رہا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے تو آپ کے ادارے سٹی 41 کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ ہمارے جو ٹیکسٹائل سے متعلقہ ہمارے جو معاملات ہیں ان کا آپ اجاگر کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اتنے برے حالات جو ہمارے اس وقت جو ہیں ٹیکسٹائل کے میں نے نہیں دیکھے. آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا جو کام انہوں نے کیا ہے اس 5 سال مہینے میں، جو انہوں نے امپورٹ ہماری بند کی. انہوں نے امپورٹ بند ہونے کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹری، میرا خیال ہے کہ 50% ہماری، خاص طور پر ہماری اسپننگ ملیں ہیں جو ہیں وہ تقریباً 50% بند ہو چکی ہیں. 50% ملیں بند ہونے کی وجہ سے ہمارا جو یارن جو ہے وہ شارٹ کافی ہوا ہے، تو ہمارے یارن کی جو پرائسز بڑھ گئی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں روئی کی پروڈکشن کم ہے، اور جو پیچھے ہمارے جو پاکستان میں جو سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے ہمارا جو علاقہ، جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا وہاں سے ہمیں روئی ہماری 50% ہماری جو پروڈکشن کم ہوئی ہے. سب سے بڑی وجہ ایک تو ہے کہ روئی کی. نمبر 2 ہمارے جو گیس اور بجلی کی جو پرائس بڑھی ہیں. نمبر 2 وہ. تیسرا جو آپ نے جو امپورٹ بند کی ہیں، کتنا ہمارے سارا راؤ کے جو باہر $4 ارب کا ہمارا جو پورٹ پہ مال پڑا رہا ہے وہ کلیئر نہیں ہوا. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری جو پاکستان میں جو ٹیکسٹائل ملیں بند ہوئی ہیں ان سے ہمیں مال بہت کم آ رہا ہے، سپلائی مال. یعنی کہ آپ اس بات سے متفق ہیں کہ انکمپیٹنسی زیادہ نظر آ رہی جی ہے؟ بالکل. تو مال سپلائی کم ہونے کی وجہ سے جو ہماری پرائسز جو ہیں دھاگے کی بڑھ رہی ہیں. ڈیمانڈ بھی پہلے سے بہت کم ہے. دیکھیں ہمارے یہ سب اسٹیک ہولڈر ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ہر فورم پہ ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ اگر دیکھیں ہمارا جو یہ کاٹن یارن یا ہمارا جو یارن جو ہے یہ ایک ٹیکسٹائل کا بیسک یہ ایک را مٹیریل ہے. ہم ان کے بغیر زیرو ہیں. ہمارا اگر ان کا کاروبار چلے گا تو ہمارا یارن بکے گا. تو اس لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ جو ہے اپنے جو ان کے جو معاملات ہیں اس وقت جو صورتحال ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یہ ہمارے سیاستدان اپنے سیاست چمکانے کے لیے اپنے معاملات میں پڑے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. پورا شعبہ ہمارا آہستہ آہستہ، مجھے لگ رہا ہے
कि ईद के बाद हमारे सारे अदारे बंद हो जाएंगे। तो ईद सिर्फ मजबूरी एक नाम की कह लें कि चलें चल रहा है तो ईद तक कुछ बेच लें है। इस वक्त जो अदारे चल रहे हैं वो आखिरी सांस ले रहे हैं मेरे हिसाब से। ये बैठे हैं अपना, हमारे अबूमा वाले बैठे हैं, बाकी दोस्त बैठे हैं, और बेशक आप इनसे आपने बात की है। मेरे हिसाब जो मैं देख रहा हूँ कि मुझे आने वाले दिनों में लग रहा है कि हमारी इंडस्ट्री पहले 50% बंद हो चुकी है, 50% मुझे पता है कि हमारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी है, और बाकी हमारी जो 50% मिलें चल रही हैं वो भी आधी शिफ्ट पे चल रही है। आधी शिफ्ट जब बंद हो जाएगी मैं आपकी तरफ आऊँगा, कुछ गेस्ट छोड़ रहा हूँ उनके पास वापस, क्योंकि हमने एक एक्सपोर्टर ले लिए एक पायमा से, तो एक एंटरप्रेन्योर की तरफ आ जाएं। शैला शरीफ साहब में मौजूद हैं। अच्छा, आप एंटरप्रेन्योर हैं, इस वक्त कितना मुश्किल है एक एंटरप्रेन्योर के लिए इस मैदान में आना? एंटरप्रेन्योर तो तब आते हैं जब माहौल बड़ा साजगार हो, माहौल तैयार हो। मैं अगर देसी ज़ुबान में कहूँ तो देख पकी हो खाने वाले आ जाते हैं। अब तो देख कर ही पता है कि पका कौन रहा है और पकनी कब है, कब तक चढ़ेगी, कब तक इतने को तो चावल भी शायद लग के भी ख़त्म हो जाएं। तो फिर एंटरप्रेन्योर कहाँ जाए, और ख़ासतौर पे ख़वातीन एंटरप्रेन्योर जिनको कन्विंस कर सकते हैं, जिनको ला सकते हैं इस तरफ, हर कोई देख रहा है। वो हमारी 8 लाख लोग प्रोफेशनल्स बाहर जा चुके हैं, हम तो ज़ीरो पे आ रहे हैं बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू सिटी 41 का कि आपने कोऑपरेट किया और हमारे जो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हैं आप। और दूसरा कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। अब देखें, एक तरफ से हम कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट। अब देखें, ये जो जितने भी एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं इन्हें कितने प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। ये जो सेल टैक्स रिफंड नहीं अभी तक आया, और इसके बाद एनर्जीज़ वगैरह के बिल बढ़ रहे हैं, और मार्कअप ज़्यादा है, डॉलर का रेट कभी ऊपर चढ़ रहा है कभी बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा देखें, जब इनको ये प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमें मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो औरतें जो होती हैं जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो वो कभी इधर जा कभी उधर जा घुमाते ही रहते हैं, ठीक है। तो पहले मौशी और ज़हनी मुश्किलात बहुत हैं, माशरती मुश्किलात बहुत हैं, ऊपर से अगर बिजनेस में गाइड कोई नहीं करेगा तो बिल्कुल जीरो। बिल्कुल कोई गाइडलाइन कोई कुछ नहीं है। और दूसरा कि वो पहले आप इधर जाएं फिर उधर जाएं, और यही चक्रों में जब वो घूम गमैयाँ लगती रहती हैं तो फिर वो क्या करती हैं, फिर वो फेडअप हो जाती हैं। तो हमें वुमेन को इनकरेज करना है, ना कि उनको जो उनसे लेट डाउन करना है। इसलिए कि आप ऐसी आसानियाँ पैदा करें कि एक सिंगल विंडो पे, वन विंडो पे जो है ना इनके डेस्क रेडी करें, जिसमें इनको इधर उधर ना मुश्किलात का सामना करना पड़े और आसानी से वो इस तरफ आएँ। इस तरफ आज मैं आपके पास वापस आऊँगा। कैप्टन फारूक साहब मौजूद हैं हमारे साथ। कैप्टन साहब माइक ज़रा आप ले लें अपना, और क्या कहेंगे इस वक्त कि आप ख़ुद अगर हम बात करें कि एक्सपोर्टर इस हद तक आ चुका है कि आप लोकल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना दीगर कारोबारों के ऊपर नज़र इस वक्त दौड़ा रहे हैं कि वो कामयाब हो जाएं। एक्सपोर्ट्स क्या इतनी बुरी होगी, इतनी नीचे जा चुकी है कि अल्टरनेट ढूंढना की ज़रूरत पड़ रही है इस वक्त? माइक नज़दीक कर लें। पहले तो मैं C41 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ये एक जो लोकल है हमारा है फैसलाबाद की चैनल, ये हमेशा जितने भी प्रॉब्लम है एक्सपोर्टरों के बहुत ही हाईलाइट करते हैं, और बल्कि इनका नॉलेज भी हमसे कुछ ज़्यादा ही है, खासकर आपसे सीख के हम भी सीख गए हैं कुछ, लेकिन मसले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मसला है कि पहले तो सेल टैक्स का मसला है। सेल टैक्स का मसला है कि जब जो सेल टैक्स लगा रहे थे, एक्चुअल देखा जाए तो वैसे पता नहीं बात सही है गलत है। पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के वो डायरेक्टर थे, वो हम पर हुकूमत कर दे। IMF अब इनडायरेक्टली हम पर हुकूमत कर रहा है। जो बात हो IMF ने ये कह दी, IMF ने वो कह दी। अब ये मसला बना हुआ है। दूसरा उस वक्त सेल टैक्स का बहुत प्रॉब्लम था, हम बहुत जल्द से जुलूस किए, लड़ाई झगड़े किए, बहुत किया, मगर इन्होंने प्रॉब्लम किया गवर्नमेंट के MT2R के बाद आपको रिफंड मिल जाया करेगा। अब जितना टैक्स इन्होंने इकट्ठा किया उससे ज़्यादा तो एक्सपोर्टरों के इनके पास सेल टैक्स के पैसे पड़े हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं जब बांग्लादेश में 2 आवर के बाद मिलेगा तो आपको भी मिल जाएगा, मगर अब 5-6 महीने गुजर जाते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी पता नहीं सिस्टम ट्रैक हो गया, कभी कुछ कहते, कभी वो पैसे भी अब बंद हो गए जो कि हमारे पैसे हैं। बाकी जो पॉलिसियाँ जो आती है गवर्नमेंट पॉलिसी बदल जाती है। पहली पॉलिसी ने 5 साल के टैक्स पॉलिसी थी, उसमें हमको DLT जो तो 5 साल के दी थी, इसने आते ख़त्म कर दी।
अब मसला ये है कि वो क्या करें, उन्होंने आप भी खाना, वो हम जो पैसे जाए तो वो खाएंगे, हमें कहाँ उतर देगा, हमें तो देंगे ही नहीं। हमें देंगे नहीं। बिलाल जबील साहब, लोकल मार्केट क्या सर्वाइव कर पाएगी, क्या देख पाएगी, इतना वज़न उठा पाएगी? क्या हकीकत में अगर पूछूं तो टेक्सटाइल प्रायोरिटी है? 64% हिस्सा तो रोते रहे अब सारी उम्र के लिए, लेकिन क्या मरकज़ी सवाल, आर यू स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट समझती है आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त थोड़ा सा बिलाल ये देखना पड़ेगा कि आप एक इस किस्म के एरा में बैठे हैं जहाँ पे आप एक बैंकरप्ट इकॉनमी के साथ बैठे हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आप हम लोग अगर ये कहें कि जी गवर्नमेंट को रियलाइजेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट को बड़ी अच्छी तरह रियलाइज करती है इन चीज़ों को। और गवर्नमेंट जो है हमारे साथ गुज़िश्ता गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा वर्किंग इस सिलसिले में हमारे साथ करती रही। हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ रेज़ की, जिन पॉइंट्स पे रेज़ की सेल टैक्स के ऊपर, तो उन्होंने हमें बहुत हद तक मुतमईन करने की कोशिश की। लाइक वो फास्टर रिफंड सिस्टम था, वो उन्होंने कहा जी 72 आवर्स में जो है हो जाएगा, और वो इम्पेक्ट उसका आया भी, बहुत ज़्यादा रिफंड्स तेज़ी से मिलना शुरू हो गए थे। लेकिन अब चूँकि जैसा कि मैंने कहा कि अब एक हम डिफ़ॉल्ट इकॉनमी में बैठे हुए हैं, तो इसमें अब जो लोग जो हमारी इतलात हैं मिनिस्ट्रीज़ के साथ, क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा क्लोज लाइजन रहता है, तो जिन लोगों को इन्होंने हायर किया था फास्टर सिस्टम के लिए, उनको इन्होंने जॉब से निकाल दिया। वही दिन चले गए उनको निकाल दिया, क्योंकि वो प्रेशराइज कर रहे थे कि हमने जो मैकेनिज्म डेवलप किया है वो मैक्सिमम हम एक हफ्ते तक उसको होल्ड कर सकते हैं, 72 आवर्स का वो है। तो ये कह रहे थे कि 6 मंथ का गैप, ये एग्जैक्टली ये कह रहे थे कि हमें 3 से 4 महीने का जो है वो बैकअप चाहिए। बैकअप गवर्नमेंट आपके पैसों पे चल रही है। एग्जैक्टली। तो अब ये तो देखें, रियलिस्टिकली प्रॉब्लम्स तो हैं, हम गवर्नमेंट की मुश्किलात को भी रियलाइज़ कर रहे हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया कि जी लोकल इकॉनमी, देखें लोकल इकॉनमी जो है ना, पाकिस्तान एज सच अल्लाह ना करें द वर्स्ट सिनेरियो श्रीलंका की तरह डिफॉल्टिंग करेगा। उसकी वजह ये है कि आपके पास ईटेबल आइटम्स जो है ज़राअत बचाए हुए, सिंपल, वो भी ध्यान नहीं है। एग्जैक्टली। अब आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट है वो आपकी टोटल जीडीपी का 8% है जी, और अगर आपकी टोटल एक्सपोर्ट जो है विद टू जीडीपी अगर 15% हो जाए, तो आपको ना IMF की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, और ये कोई मसला ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आपको पता है कि हमारी एनर्जी जो है टैरिफ्स जो थे वो कॉम्पिटिटिव नहीं थे। लास्ट गवर्नमेंट ने हमें वो एनर्जी टैरिफ्स दिए तो हमने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। आजो के उसके बाद के जो मसाइल हैं वो इन लोगों ने के पैदा किए हुए नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट के, लेकिन ये कि इन्होंने उनको एड्रेस करने की कोशिश भी नहीं की है, या उन्हें कुछ ऐसे टैक्टिक्स Exactly. या कुछ ऐसे डील करने की कोशिश की कि वो आसान, हाँ संजीदा रवैये थे, लेकिन वो गले पड़ गए। सर आप ये देखें कि आपका सबसे बड़ा दुनिया में मसला जो है वो एनर्जी का इस वक्त पैदा हो रहा है। 150 बिलियन टन आपके पास कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, तो आपकी गवर्नमेंट्स ने अभी तक उसको जो है मतलब साउथ अफ्रीका उससे डीजल और पेट्रोल बना रहा है कूल से। हम लोग जो है अपनी एनर्जी को क्यों नहीं इवॉल्व कर रहे, क्यों नहीं उसको डेवलप कर रहे? हमारे पास जब इतना बड़ा एक वो मौजूद है अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ इनाम, तो हम उसको यूटिलाइज करके अपनी एनर्जी कॉस्ट को क्यों नहीं नीचे लेके आ रहे? मैं आपके पास वापस आऊँगा। शहजाद हुसैन साहब मौजूद हैं। शहजाद साहब, लोकल के ऊपर आप बड़ा अच्छा काम कर भी रहे हैं, करते भी हैं, लेकिन आजकल काम वैसे हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को आगे मुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए एक सोर्स दिया है। जहाँ तक मौजूदा हालात का ताल्लुक़ है तो अबाउट कोई 60 इयर्स मेरी एज हो गई है। मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह के हालात जो हैं, जैसे बिन माँ बाप की औलाद होती है, इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि किसी भी तरह से किसी डिपार्ट में किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं है, और उस की बुनियाद पे जो हमारे हालात हैं उसमें हमारी नेगेटिविटी जो है टुवर्ड्स हमारी तमाम एक्टिविटीज़ में ये महसूस हो रही है कि हम हर लिहाज से हर सेक्टर में अपने आप को बिल्कुल बेयारो मददगार देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक्सपोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा किसी भी पॉलिटिकल उससे ताल्लुक़ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो लेकिन ये ज़रूर है कि ये
जैसे अभी मेरे दोस्त ने इस चीज़ की वजाहत की कि कुछ हमें एक अपॉर्चुनिटी पिछले द्वार में रही है, अप्रोच रही है कि जो हुकाम बाला हैं, अगर हमने कोई एजिटेशन किया है, हमने कोई आवाज़ उठाई है, तो हमें एड्रेस हुए हैं हम, और किसी ना किसी तरह से उसकी रेमेडी हमें मिली है। लेकिन मौजूदा सिनेरियो जो है ये एक मायूस दौर है जो कि A to Z तमाम तर मैं समझता हूँ कि हम हर तरह से पस्ती में हैं इस वक्त, और उसको जितना भी खंगाल लें, जितना भी हम पीछे आगे वो कर लें, मेरे ख्याल में इस वक्त कोई प्रिडिक्ट करना या किसी भी तरह से ये कहना कि कुछ उम्मीद है, तो वो नज़र नहीं है। वो नज़र नहीं आ रही। मैं आपको वापस आऊँगा अफजाल साहब से, क्योंकि आपने जो पॉइंट दिया इस पर अफजाल साहब का कमेंट बड़ा ज़रूरी है कि कितने एक CEOs कम हो गए, कि कहाँ हम पहुँच चुके हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में ये सब अपनी अपनी मुश्किलात बता सकते हैं, लेकिन आप कोलैबोरेटिव नंबर एक फेंक सकते हैं कि जी इतना काम लोग छोड़ के या स्किप ऑफ हो चुके हैं, लोग काम करना मेरे ख्याल CEOs के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, आपको पता चल जाए कितनी एक्सपोर्ट्स हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जहाँ तक CEOs की बात है, हम 450 तक CEOs जो हमारे मंथली होते हैं, लेकिन इस वक्त ये राउंड अबाउट 175 तक चले गए हैं, इतना ये डाउन हो गए हैं। और हमारी क्योंकि एसोसिएशन SMEs से बिलोंग करती है, 90% SMEs हैं हमारे एसोसिएशन में, और मैं समझता हूँ कि जितनी भी हैं स्टेक होल्डर हैं, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो अबोमा पे आती है, क्योंकि ये छोटे एक्सपोर्टरों के एसोसिएशन है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, किसी के कोई बस की बात नहीं है, और तकरीबन वो लोग जो हैं वो इस वक्त हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो अपना वो साइड चेंज कर रहे हैं, कुछ तो वैसे ही काम छोड़ के बैठ गए हैं, और ये सूरत हाल जो इस वक्त है ये बड़ी सीवियर कंडीशन है। मैं आरिफ साहब की तरफ बढ़ूँगा वापस। आरिफ साहब, अफजाल साहब ने बताया कि हालात बड़े हैं, CEOs अप्रॉक्सीमेटली 250 के करीब रह गए हैं। अच्छा, कुछ कल दोस्त ने मुझे एक ने शेयर किया कि एक और प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त ज़ेर साया आ चुका है, वो ये है कि दुनिया में चल क्या रहा है ये सब हम अभी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कुछ चल रहा है जो भी समझ किसी को नहीं आ रहा, क्योंकि यूरोप के अंदर बेशतर ममालिक वीज़े नहीं दे रहे, कनाडा के अलावा कनाडा ने विजिट वीज़ा बंद कर दिया है, कि समझ नहीं आ रहा होने क्या जा रहा है, कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या उस गेम के अंदर हैं कि पूरी दुनिया बड़ी आर्टिफिशियली रिएक्ट कर रही है इस वक्त, तो वहाँ हम कहाँ खड़े हैं? जी बिल्कुल सही है। देखें इस वक्त बड़ी अनसर्टेनिटी है पूरी दुनिया में। अच्छा, एक तो वजह वो थी वॉर की है जी, लेकिन साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आफ्टर कोविड जो इफेक्ट्स आए हैं उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आई है, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा महंगाई और उसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हुआ है, और उनकी जो आमदन के ज़राए कम हुए हैं, एक्सपेंस बढ़ गए हैं। तो ये इस तरह की अनसर्टेनिटी है कि जिसमें मेरा ख्याल है बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं, एक डिफ़ॉल्ट लिस्ट आई हुई है, तो उसमें गॉड फॉरबिड के पाकिस्तान ऐसा वक्त आए, लेकिन पाकिस्तान का उसमें नाम है। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा और दुनिया के जो अमीर ममालिक हैं उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी फ़ील ना की, और जो इदारे हैं उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी फ़ील ना की, तो बहुत सारे अफ्रीका के कंट्रीज़ ऐसे हैं, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया में कंट्रीज़ हैं, फार ईस्ट में कंट्रीज़ हैं जो मुश्किल में है। इसको आप देखें, अब मैं वो लिस्ट देख रहा था 150 से ज़्यादा कंट्री जिसमें हम 117 पे हैं और नीचे 150 170 तक सारी हमसे भी बिलो खड़ी हैं। एग्जैक्टली आप देखें बांग्लादेश जिसके अपने फॉरेन रिजर्व कितने स्ट्रॉन्ग थे, वो IMF के पास जा रहा है। तो ये मामला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ हमें लोकल सिस्टम को अपने को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ानी पड़ेगी। इस हवाले से मैं समझता हूँ आपने चूँकि जॉइंट डिस्कशन का अरेंज किया, तो मैं अपने हमारे लिए रिस्पेक्टफुली कैसर शम्स गुच्छा मौजूद हैं, चेयरमैन पाइमा, तो मैं इनसे ये ज़रूर पूछूंगा कि इस बात पे रोशनी डालें कि जब US डॉलर एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पे भी हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर ने रोशनी डाली कि कभी 275 का डॉलर तो कभी 260 का, कभी 220 से चला, तो कोई सर्टेनिटी है ही नहीं। जिस दिन 275 का हुआ था, यान के रेट ड्रास्टिकली बढ़ गए थे। तो मैं आपकी वसातत से ही पूछूंगा कि आज जब यान 6% आज डाउन हो चुका है, तो यान के रेट तो डाउन नहीं हुए, वो तो वही है। मैं कॉटन यान की अगर स्पेशल बात करूं, कोर्स काउंट की बात करूं, ये क्यों ऐसा है? अगर ये अनड्यू एक्सपोर्ट हो रही है चाइना को यान की, तो फिर इस पर कोई कैप लगना चाहिए। ज़ाहिर है मुल्क की इंडस्ट्री पहले होती है, बाहर बाद में होता है। तो अगर ये चीज़ है तो इस पर भी ये रोशनी डालें, अपना नुक्ता नज़र दें और अपनी एसोसिएशन से इस बात को हाईलाइट करें कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको यान मिल नहीं रहा, आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और रेट यहाँ कम नहीं हो रहे।
मैं गुजर साहब की तरफ बढ़ूंगा, गुजर साहब को ज़रा माइक दे दें। अच्छा कैसे साहब, आपसे एक और सवाल इसी से लिंक, ये सख्त सवाल हमेशा आपके की किस्मत में आता है, आपको इसका जवाब देना पड़ता है। साथ एक और लिंक करें, आप ट्रेडर हैं, आप ताजर हैं। अच्छा ये हर तरफ हो रहा है, ये देखें घी उधर रेट बढ़ता है, घी इधर महंगा हो जाता है, डॉलर ऊपर जाता है, यहाँ चीज़ पड़ी है, ये चेयर यहाँ पड़ी है, ये भी महंगी हो जाएगी। ये क्या मैकेनिज्म है, ये क्यों महंगी हो जाती है जब कम होती है? जैसे गाड़ियों की कीमत है 20 रुपये तक डॉलर नीचे आया है, गाड़ियाँ फिर महंगी हुई जा रही है, अभी भी वो नीचे आने की और ऊपर जा चुकी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले जी मैं जो है मलिक साहब का मैं इनका जवाब दूंगा। देखिए मसला ये है कि इस वक्त इन्होंने बात की है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस बढ़ती है, हमारे यहाँ प्राइस कम होती है, डॉलर के बाद इंटरनेशनल मार्केट में अगर कम हुआ है तो हमारे यहाँ प्राइस क्यों बढ़ रही है। उसमें मसला ये है कि इस वक्त मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में 50% हमारी स्पिनिंग मिल बंद हो चुकी हैं। पहली बात तो ये है, और नंबर 2 इसमें है कि हमारे पास इस वक्त जो मिलें चल रही हैं उन पर इतने टैक्सेस उन पर लगे हुए हैं, उनको रुई नहीं मिल रही उनको। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो धागे की एक्सपोर्ट है, धागे की एक्सपोर्ट जो है, हम यार मार्केट से भी हम मेरा तल्लक है एज ए चेयरमैन, हम तो उनको रोक नहीं सकते। ये तो हुकूमत का काम है चेक एंड बैलेंस करना कि हमें हमारे मुल्क में कितनी हमें ज़रूरत है, डिमांड है हमारी, और कितनी हमें सप्लाई चाहिए। तो ये तो हुकूमत का की तरफ से ये उनको चाहता है कि हमारी धागे के, हम तो बार बार कह चुके हैं कि हमारे यार की जो प्राइस बढ़ रही है, खुदा के लिए जो आप धागे की एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको बंद करें। चीनी की तरह इसके भी जिस तरह चीनी है, देखिए आपको पता है पाकिस्तान में जो सैलाब आया उससे हमारी 40% 50% हमारी खराब हमारी 1 करोड़ से ऊपर बेल जानी थी जो कि सिर्फ 55 लाख पर आई है। तो उसके मैं समझता हूँ कि हमारे जो ऊपर हमारी हुकूमत बैठी है तो ये चेक एंड बैलेंस नहीं करते कि हमारे मुल्क में रुई नहीं है, वो उसकी शॉर्टेज है, तो हमें बाहर हमें हमारी स्पिनिंग मिलों को धागा बाहर एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। गुजर साहब सोल्यूशन बता दें, मसाइल सबने मेरे ख्याल आइडेंटिफाई कर दिए, सोल्यूशन आपके ख्याल में क्या है ताकि मैं सबके पास सोल्यूशन के लिए बढ़ूँ? देखिए सोल्यूशन मैं तो आप सबसे पहली बड़ी बात है कि सियासी अदम इस्तेहकाम। जब तक हमारे सियासतदान अपनी सियासत से बाहर निकल कर हमारी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, ये मामला ठीक नहीं होगा। आपको पता है 7 महीने 8 महीने हो गए हैं, इनको कोई पता नहीं हमारी कोई टेक्सटाइल पॉलिसी है, हमारी हमें रुई नहीं मिल रही, हमारी धागा बाहर जा, इनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नंबर 2 इसमें ये है कि ये हमारे चैम्बर्स लेवल पे, हमारी एसोसिएशन लेवल पे, हमारी कारोबारी लोगों से कोई मशावरत नहीं करते। जब ये कोई पॉलिसी बनाते हैं, आप देख लें मलिक साहब बैठे हैं, आप दोस्त बैठे हैं, कोई हमसे ये वो मशवरा करते हैं कि ये हम ये जो है पॉलिसी बनाने लगे हैं। उनको पता है ये मासूम लोगों ने एहतजाज भी किया तो एक सड़क पर 20 लोग आ जाएंगे, रोड तो नहीं बंद करेंगे। आप भी कोई सियासी जमात बन जाए सारे मिलके एक, और बिजनेस क्लास उसका नाम दे दें, सड़कें रोके, शायद फिर भी आपको कोई सुन ले। तो उसमें जनाब, उसमें तीसरा ये है कि हमारे जो है ना फैसला अपने पाकिस्तान में हमारी कोई रुई की पैदावार है। इस वक्त हमारे मुल्क में जो सैलाब आया उससे हमारी रुई कम हुई है। उसके लिए हमें हमारी हुकूमत को चाहिए कि रुई जो है उसको बेहतर करने के लिए उसकी पैदावार बढ़ाने पॉलिसी लाई जाए, तो उसकी पॉलिसी ले गई। उसके बाद आखिर में मैं जो पहले मैं कह चुका हूँ कि जहाँ में जो धागे की हमें शॉर्टेज है तो धागे की एक्सपोर्ट सबसे बड़ा काम है। धागे की एक्सपोर्ट जब तब तक बंद करें जब तक हमारे मुल्क में हमारी रुई की पैदावार जरूरत पूरी ना हो सके। ये तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए। देखिए मैं ये बहुत अच्छा पॉइंट आया इनकी तरफ से, और मैं समझता हूँ मैं इनकी इसमें अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने नेशनल इकोनॉमी को बचाने की बात की है। हालांकि ये स्पिनिंग वालों की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और यार्ड मार्केट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो कोर्स काउंट है 10 सिंगल, 12 सिंगल, 16 सिंगल, 20 तक, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त चाइना जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर चेयरमैन पाइमा भी इस बात को उठाएं अपने फोरम पे, तो हम भी ये बात करते रहते हैं, तो उस पर कोई कैप लगना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उसको जीरो कर दें, उस पर कैप लगे और उसको उस मुल्क की इंडस्ट्री की जरूरत के बाद आप उसके बाद आप एक्सपोर्ट। चल मैं बिलाल साहब की बढ़ूंगा। बिलाल साहब आप कंक्लूजन दें। गुजर साहब आप माइक आगे कर दें ताकि उनकी तरफ से मैं सोल्यूशन के लिए बढ़ूंगा। सोल्यूशन ये है कि जी देखें, सबसे पहले तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। गवर्नमेंट जब तक हमसे हल नहीं पूछेगी, गवर्नमेंट के पास कोई हल नहीं है। अगर होता तो अब तक कर चुके होते, टू बी ऑनेस्ट। तो अब इसका हल सिर्फ यही है कि आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, उनसे पूछें कि आपके नज़दीक मौजूदा सूरत हाल में इन मसाइल का क्या हाल है। उसमें हम उनको हल देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और हमारी एसोसिएशन स्पेसिफिकली अबूमा का आपको पता है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी गवर्नमेंट के साथ कोई इंटरेक्ट किया है, हमने पहले उनको सोल्यूशंस बताए हैं कि आप ये करें, ये करें और इस तरीके से ये कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस मौजूदा गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जितनी मतलब इनएक्टिव हुई है, ये मेरा ख्याल है कि रिसेंट हिस्ट्री में पिछले 10-15 साल में कभी इस तरह नहीं हुआ होगा। जब से मतलब हम ट्रेड पॉलिटिक्स में आए हैं,
کہ وہ سوائے ایفٹما کے انہوں نے کبھی کسی کو میٹنگ ہی نہیں دی. ایک یا 8 دفعہ انہوں نے ایفٹما سے ملنا گوارا کیا ہے, جو کہ ملک کی اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ویلیو ایڈڈ کی چین ہے, اس کو وہ آپ کے کامرس منسٹر ٹائم نہیں دیتے. اب ان کا کل یہ اسٹانس سامنے آیا ہے کہ جی میں آپ لوگوں کے ساتھ منسٹری آف فائنانس جانے کے لیے تیار ہوں, اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ میرے پاس نہ آئیں, میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اب آپ اس صورتحال میں اگر ہم ان سے میٹنگ کر بھی لیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سمن بکون ہماری بات سن کے اور پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے جو ایسا جیسا ہے. بیسیکلی ایک نہ کوئی بریک تھرو کرنا پڑے گا گورنمنٹ سائڈ سے, یا کوئی سیٹ اپ کی چینج کریں. واٹس ایور, ملک نہیں چل رہا اس طرح, اور یہ بزنس تو بالکل انسرٹنٹی میں نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے نا جی. آپ نے جن لوگوں نے امپورٹ کیا ہوا تھا آپ کے سامنے ان کے کنٹینرز جس طرح اسٹک ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ان کو نقصان ہوا ہے, وہ ایکسپورٹر آف پاکستان مال بھیجنے کے لیے تیار نہیں. مال بھیجنے کی تیار نہیں. میں کیپٹن صاحب کی طرف بڑھوں گا. سولوشن از دیر برائٹ ڈے اہیڈ. برائٹ ڈے اہیڈ کیا, جب ہم کام ہی نہیں کرنا Mike چاہتے کام کیسا ہوگا نا. بات تو یہ ہے کہ جب ہم کام کریں تو پھر ہی ہوگا. جب ہم نے سوچ لیں گے ہم نے قرضہ اتارنا تو اتر جائے گا, جب ہم نے سوچا نہیں قرضہ اتارنا نہیں تو پھر کیسے اتار گا. دوسری بات یہ ہے کہ سیل ٹیکس جو برآمد کرتے ہیں وہ تو گورنمنٹ کرتی کچھ نہیں, نہ گورنمنٹ کسی کو دیتی ہے, حالانکہ ہمارے پیسے ہیں سیل ٹیکس کے, وہ ہمیں کم از کم جب ہماری ایکسپورٹ ہو جائے تو ہمیں ریفنڈ کرنا چاہیے جو اصولی طور سے طریقہ تو ساری دنیا میں چل رہا ہے. بلکہ گورنمنٹ تو انٹرسٹڈ نہیں کہ ایکسپورٹ ہو, وہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے بند ہوتی تو ہو جائے, کیا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم کا تو اپنا کام چل رہا ہے سب کا. حالات تو اتنے مزریبل ہیں کوئی سمجھ میں بانا دار ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں. یہ بلکہ یہ دنیا میں ہے. مانچسٹر میں میرا ویئر ہاؤس بھرا پڑا ہے, بیٹا بھی گیا, میں کہا دیکھو یار کنٹینر ادھر کل میں دیکھا میرا حال یہ بھی بھرا پڑا ہے. میں نے کیا کہتا ابو کیا کریں, وہ کوریئر آتا نہیں, کارٹون بھیجنے وہ آتا ہی نہیں, وہ بات نہیں سنتا. میں نے کہا آپ ایسا کرو اس کے آفس میں جائیں. کہتا یہ آفس میں کیا جانے, وہاں پاکستان کی طرح کوئی کسی کے آفس میں نہیں جاتا. یہ حالات یعنی ٹپیکل بات بڑی مشکل سے ہم اس کو چلا رہے ہیں. وہ آفس کو مانچسٹر والوں کو ہمیں خود ہم یہاں سے پیسے جب بھیج کے جب وہاں سے ارینج کر کے ہم اس کو آفس میں چلا رہے ہیں. یہ سچویشن ایسی ہے, حالات مزریبل ہیں, بلکہ پوری دنیا میں کرائسس ہیں. کرائسس ختم نہیں ہوں گے پاکستان میں جب تک الیکشن ہوگا نہیں, گورنمنٹ نہیں آئے گی, کوئی پالیسی نہیں آئے گی, اس طرح چلتا رہے گا. اس طرح چلتا رہے گا. میں شارع شریف صاحبہ کی طرف بڑھوں گا. اچھا, آپ کے خیال میں سولوشن انٹرپرینورشپ کے حوالے سے مواقع اگر ملیں تو کیا لوگوں کے اندر بھی کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ گرو کر سکتے ہیں اور آگے آ سکتے ہیں میدان میں؟ بالکل, اگر اپرچونیٹیز وومن کو ملے تو ڈیفینیٹلی تو وہ آگے بڑھیں گی اور میدان میں آئیں گی. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے گورنمنٹ کو جون سا ہے نا وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے اور مضبوط کرے. یہ نہیں کہ ابھی ایک گورنمنٹ آ رہی ہے 3 سال بعد دوسری آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کوئی اور آ جاتا ہے, تو ہر گورنمنٹ آ کے اپنی نئی رولز اینڈ ریگولیشن اور پالیسیز لے آتی ہے. تو ابھی آپ پہلے کی اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں پھر چینج ہو جاتی ہے. تو واٹ از دس, ٹھیک ہے. سولوشن یہ ہے کہ پہلے گورنمنٹ جو سی ہے وہ اپنے ایک گورنمنٹ جو سی ہے نا دوسری کو اس کا ٹرن اوور پورا کرنے دے تو پھر ہی ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے, پھر آگے بڑھ سکتا ہے. بڑی ان کی خوبصورت بات ہے. واٹ از دس, یہ تو ہم بھی سب پوچھ رہے ہیں واٹ از دس. ویسے شہزاد صاحب, واٹ از دس اینڈ ہاؤ از اٹ پاسبل ٹو میک تھنگز بیٹر؟ بات ہمیشہ سے یہی ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. مجھے ایڑیاں رگڑنے سے یہاں سے چشمہ پھوٹ جائے گا. اور اس میں ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ جتنے کرائسس ہوتے ہیں, جتنے مشکل حالات ہوتے ہیں, قومیں جو ہیں اسی سے ہی ابھرتی ہیں. اور ہم یہاں پر بزنس کمیونٹی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے سلوشن پہ بات کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو وقت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے حساب سے اس وقت کی جو سب سے بڑی نیڈ ہے وہ ہمیں سب کو اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے سیکریفائز کرنا چاہیے. اور وہ سیکریفائز جو ہے جو کہ ہم بلانگ کر رہے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیور کو, تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ ساتھ تاجر برادری اور اسی طریقے سے نیچے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے اس وقت جو حالات ماسز میں ہیں, اس وقت جو گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا ہے, ہم بزنس مینوں نے بڑے آرام سے یہ کلیم کر دیا ہے کہ ہم نے فیکٹریاں بند کر دی ہیں, ہم نے کام بند کر دیا ہے, ہم اور کتنا کریں. لیکن میرے خیال میں ہمیں اسی مٹی میں دفن ہونا ہے اور اسی مٹی کے لیے سوچنا ہے. تو
एजेंडा जो है वो सबसे प्रायोरिटी है। हमने देख लिया है कि पिछले कायदे आज़म के बाद हमें कोई लीडर जो है वो नेशनल उसमें नहीं मिला है, तो इस वजह से हमें सबको अपने अपने तौर पर सेक्रीफाइस करना चाहिए। अबू माँ जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है हमेशा से इसने जो है अपने लो तबका को साथ रिप्रेजेंट किए। मैं जी, वक्त बिल्कुल। ज़्यादा कम है मेरे पास। और उसको ख्याल किया है। मेरे ख्याल में सेक्रीफाइस करना है हमें इस टाइम को। ये टाइम भी गुजर जाएगा, जैसे कि मुश्किल हालात भी वक्त वो नहीं रहा तो रहेगा ये भी वक्त नहीं। जो है उसने गुजर ही जाना। वैसे मेरे एक दोस्त कहता है वक्त वो नहीं रहा तो जाना ये भी नहीं है। अक्सर वो ये जरा ह्यूमरस वे में करते हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी बात जो है वो यही है कि हमें आज एक शऊर की ज़िंदगी मिल रही है, बिल्कुल, क्योंकि इससे ये पहले नहीं थी। हमें ये पता चल चुका बोलना है सीख कि गए। ये चेन है क्या। इसी वजह से ये 8-9 महीने से जो हमें किसी बिजनेस कम्युनिटी में हमारा कोई ग्रुप जो है वो नहीं गया। जैसे अभी बात की है कि जी ट्रेड मिनिस्टर जो है वो ये कहता है मेरे पास आपके लिए करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप घर जाओ। फिर घर जाओ। आप अपनी सीट के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। मैं अफजाल साहब आप सब मुख से जरा कुछ जुमले बोलेंगे, वक्त बहुत कम है, बहुत शॉर्ट है। जी सर, सबसे जो अहम बात यह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, इसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर सके। और दूसरी सेकंड जो ये है कि जब तक ये स्टेक होल्डर को पॉलिसी मेकिंग में आप नहीं लेंगे, ये किसी सूरत में ये बेहतरी नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में अफजाल साहब ने बहुत शॉर्टली ठीक है लिए। मैं प्रोड्यूसर साहब से 1 मिनट सिर्फ चाहूँगा। मुझे हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी के उनके वो बड़े शुगर लगाते हैं, उनकी एक चीज़ याद आ गई कि एक शादी थी, उन्होंने नाई मंगा लिया, उसने देव पकाई, चावल नीचे लग गए। उसने जाके घर वालों को बताया कि अगर शुल्ली पटाखे या कोई डांस वगैरह हो जाए ना, शोर शराबा, तो चावल नीचे लग जाएंगे। तो क्योंकि उससे पहले पता चल गया था लग तो गए हैं। तो वो बाराती आए, जैसे आते हैं उन्होंने पटाखे चलाए, शुलियाँ चलाईं, तो उसने कहा जा घर वालों को अब आप जिम्मेदार है, चावल नीचे लग गए हैं। तो मेरे ख्याल में हमें बेवकूफ़ ऐसे बनाया जा रहा है कि काम तो पहले हो गया, जो होना सी हुण सानू दस रहे कि हो सकता है कुछ ना कुछ, इसलिए आप रेडी रहें। तो बताएं, मेरे ख्याल में कौम मेंटली तैयार हो, ये लोग तैयार हों कि हमने कहाँ से दोबारा शुरू करना है। एटलीस्ट वी कैन रिवाइव दिस पाकिस्तान। हमारे अंदर मसले मौजूद हैं, लोगों की क्रक्स भी ये है, काम करने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट सिर्फ टेबल पे बैठ जाए, मुश्किल हालात कुछ नहीं है, हर मुश्किल से निकलने का वक्त मौजूद होता है, लेकिन एटलीस्ट एतमाद कर लिया जाए और एतमाद में ले लिया जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।